मोहन कुमार वीके का जन्म कर्नाटक के मंगलूर के पास हुआ था। बाहर से देखने पर वो एक सामान्य आदमी लगता था, शांत, पढ़ा लिखा और विनम्र। उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी थी और शुरुआती दिनों में उसने एक शिक्षक के रूप में काम किया। लेकिन इस सामान्य आवरण के पीछे एक अत्यंत विकृत और शातिर अपराधी छिपा था। मोहन का जीवन सामान्य ढंग से शुरू हुआ। उसने शादी भी की और उसके बच्चे भी हुए। लेकिन जल्द ही उसकी महत्वाकांक्षाएं और खासकर महिलाओं के प्रति उसका आकर्षण एक घातक मोड़ लेने लगा। उसने जल्दी पैसा कमाने और एक रंगीन जीवन जीने के लिए छोटे मोटे अपराधों में कदम रखा और शुरुआत में चिट फंड योजनाओं और धोखाधड़ी का सहारा लिया। मोहन महिलाओं को लुभाने और उन पर अपना विश्वास जमाने में माहिर हो गया था। वो अपने शिकार के लिए मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की ऐसी महिलाओं को चुनता था जिनकी उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच होती थी और जो या तो शादी की तलाश में होती थी या आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही थी। वो खुद को एक सफल सरकारी अधिकारी, बैंक मैनेजर या अमीर व्यापारी के रूप में पेश करता था। उसका बोलने का तरीका बेहद मीठा और प्रभावशाली था। वो महिलाओं को बड़े बड़े सपने दिखाता था, एक खुशहाल शादीशुदा जीवन, अच्छा घर और ढेर सारा प्यार। वो मुख्य रूप से हिंदू समुदाय की महिलाओं को निशाना बनाता था ताकि शादी के लिए आसानी से विश्वास हासिल कर सके। वर्ष 2005 से 2009 के बीच मोहन ने अपनी आपराधिक गतिविधियों को एक भयानक पद्धति में बदल दिया। वो बस स्टॉप, शादी के कार्यक्रमों या सार्वजनिक स्थानों पर अकेली दिखने वाली महिलाओं से दोस्ती करता था। फिर महीनों तक उनसे बातें करता, उपहार देता और उन्हें शादी का झांसा देकर उनका पूरा विश्वास जीत लेता। उसके बाद वो महिलाओं को किसी होटल या लॉज में ले जाकर नकली गुप्त विवाह या गंधर्व विवाह का नाटक करता था। शादी की रस्में पूरी होने के बाद वो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता और अगली सुबह अपना सबसे भयानक अपराध अंजाम देता। वो महिला से कहता कि चूंकि अब वे शादीशुदा हैं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खासकर अगर वो गर्भवती हो जाए तो। इसलिए वो उसे एक छोटी सी सफेद गोली देता और कहता कि ये गर्भ निरोधक दवा है, इसे सार्वजनिक शौचालय में जाकर लेना। लेकिन वो गोली गर्भ निरोधक नहीं बल्कि पोटेशियम साइनाइड होती थी। जैसे ही महिला वो गोली खाती, कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती। मोहन तुरंत उसका सारा सोना गहना और मोबाइल फोन चुराकर फरार हो जाता। मोबाइल फोन चोरी करने का कारण ये था कि महिला के परिवार वाले या दोस्त उससे संपर्क न कर सकें, जिससे पुलिस को जांच शुरू करने में देरी हो। माना जाता है कि उसका पहला शिकार वर्ष 2005 में हुआ था। इस तरह एक शिक्षक, एक प्रेमी और एक झूठा पति बनकर जीने वाला मोहन असल में एक निर्दयी सीरियल किलर बन चुका था, जिसकी खूनी प्यास 2009 तक जारी रही और जिसने कर्नाटक की कई महिलाओं के जीवन को निर्ममता से खत्म कर दिया। मोहन कुमार जानता था कि अगर उसने किसी भी तरह की स्थायी पहचान छोड़ी तो पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए 3 महत्वपूर्ण रणनीतियां अपनाईं। वो हर नए शिकार के लिए एक नया नाम इस्तेमाल करता था, जैसे सुधाकर, शिवानंद, आनंद या राजू, जिससे पुलिस के लिए एक ही अपराधी को ट्रैक करना असंभव हो गया। वो कभी भी अपने शिकार के गृहनगर में अपराध नहीं करता था और महिलाओं को बहला फुसलाकर मंगलूर या बेंगलोर जैसे बड़े शहरों के बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन पर बुलाता था, जहां वे एक दूसरे को नहीं जानते थे। हर अपराध के लिए वो एक नया लॉज या होटल चुनता और केवल एक रात के लिए रुकता था और सुबह होते ही गायब हो जाता। उसका सबसे खतरनाक हथियार साइनाइड की गोली और महिला का मोबाइल फोन था। मोबाइल चुराने से पुलिस को पहली कड़ी जोड़ने में हफ्तों लग जाते थे। वर्ष 2005 से 2008 के बीच कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में महिलाओं के रहस्यमय तरीके से गायब होने और सार्वजनिक शौचालयों में मृत पाए जाने की कई घटनाएं हुईं। पुलिस को हर मामले में एक ही पैटर्न दिखता था। महिलाएं शादी करने के लिए घर से निकली थी, उनके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था और उनके गहने गायब थे। डॉक्टरों ने मौत का कारण संदिग्ध जहर बताया, लेकिन शुरुआती दौर में किसी ने भी इसे सीरियल किलर का काम नहीं माना। पुलिस ने इन मौतों को अक्सर आत्महत्या मान लिया। इसके कई कारण थे। सामाजिक दबाव, कई परिवारों ने अपनी घर से भागी हुई बेटी के बारे में बदनामी के डर से
पूरी बात नहीं बताई। महिलाओं का डर। कई महिलाएं ये स्वीकार करने से डरती थीं कि वे किसी अजनबी के साथ भाग गई थीं या किसी गुप्त विवाह में शामिल हुई थीं। और जांच में कमी। पुलिस ने शुरू में ये नहीं समझा कि गर्भ निरोधक गोली और पोटेशियम साइनाइड के बीच कोई संबंध है। इन सब कारणों से मोहन कुमार को कई वर्षों तक बेरोक-टोक अपने भयानक अपराधों को अंजाम देने की खुली छूट मिली। मोहन की क्रूरता 2009 में अपने चरम पर पहुंच गई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसने 2005 से 2009 के बीच कम से कम 20 महिलाओं को इसी घातक तरीके से मारा। हालांकि उसकी बर्बरता का अंत एक छोटी सी गलती से शुरू हुआ। 2009 में अनीता नामक एक युवती लापता हुई और उसके परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अनीता के पुराने फोन रिकॉर्ड्स को खंगाला और पाया कि उसका आखिरी संपर्क एक विशेष फोन नंबर से था। जब पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो उन्हें पता चला कि ये नंबर कुछ अन्य गुमशुदा महिलाओं के फोन रिकॉर्ड्स में भी आ रहा था। यही वो सामान्य कड़ी थी जिसकी पुलिस को तलाश थी। पता चला कि मोहन कुमार, जो अपने शिकार के फोन को चुरा लेता था, उन्हें अपने अगले शिकार के लिए नए कनेक्शन के रूप में इस्तेमाल करता था। ये छोटी सी गलती मोहन की गिरफ्तारी की ओर पहला निर्णायक कदम साबित हुई। जब पुलिस ने देखा कि एक ही संदिग्ध फोन नंबर कई गुमशुदा महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तो जांच का दायरा आत्महत्या से हटकर सीरियल हत्या की ओर मुड़ गया। दक्षिण कन्नड़ पुलिस ने इन मामलों की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। टीम ने पाया कि फोन नंबर की लोकेशन अक्सर बंतवाल और पुत्तूर के आसपास केंद्रित रहती थी। मोहन कुमार इन क्षेत्रों में छिप कर रहता था और वहीं से महिलाओं को बुलाता था। पुलिस ने एक तकनीकी जाल बिछाया और उन सभी फोन नंबरों को ट्रैक करना शुरू किया जिन्हें मोहन ने मृत महिलाओं से चुराया था और बाद में इस्तेमाल किया। इन फोनों के नए उपयोगकर्ताओं को ट्रैक किया गया और उनसे पूछा गया कि उन्हें ये फोन किससे मिला। एक अहम ब्रेक थ्रू तब आया जब पुलिस ने एक महिला को ट्रैक किया जिसने मोहन से चुराया हुआ एक मोबाइल फोन खरीदा था। महिला ने बताया कि उसने ये फोन एक सरकारी क्लर्क या शिक्षक जैसे दिखने वाले व्यक्ति से खरीदा था, जिसका नाम मोहन कुमार था। पुलिस को अब अपराधी का नाम और कुछ हद तक हुलिया पता चल गया था, लेकिन असली पता या स्थायी ठिकाना अभी भी मुश्किल था, क्योंकि वो लगातार ठिकाने बदलता रहता था। पुलिस ने गांवों और बस स्टॉप पर सादी वर्दी में अपने जासूस तैनात किए और मोहन के काम करने के संभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी। सितंबर 2009 में पुलिस को पुख्ता सूचना मिली कि मोहन कुमार, जिसका असली नाम मोहन कुमार वीके है, बंतवाल के पास एक विशेष स्थान पर छिपा हुआ है और वो अपनी पत्नी और बच्चों या किसी रिश्तेदार के पास गया हुआ था। पुलिस ने बिना किसी देरी के कार्रवाई की। 21 अक्टूबर 2009 को पुलिस ने मोहन कुमार को उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय पुलिस को उसके पास से पोटेशियम साइनाइड की एक छोटी बोतल और कई मृत और लापता महिलाओं से चुराए गए सोने के गहने और मोबाइल फोन मिले। गिरफ्तारी के बाद कड़ाई से पूछताछ में मोहन ने धीरे धीरे अपने जघन्य अपराधों का खुलासा करना शुरू किया। उसने कबूल किया कि उसने 2005 से 2009 के बीच 20 से अधिक महिलाओं को इसी घातक तरीके से मारा था। उसने बताया कि उसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं का सोना और पैसा लूटना था और उसने शादी का झांसा केवल विश्वास जीतने के लिए दिया था। उसने कहा कि वो उन महिलाओं को निशाना बनाता था जो अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ शादी करने की जल्दी में थीं, क्योंकि वे कम सवाल करती थीं और उस पर आसानी से भरोसा कर लेती थीं। साइनाइड की गोली को गर्भ निरोधक बताने से वे बिना किसी शक के जहर ले लेती थीं और सार्वजनिक शौचालय में अपराध करने से उसे भागने का पर्याप्त समय मिल जाता था। गिरफ्तारी के साथ ही साइनाइड मोहन की कहानी कर्नाटक और पूरे देश के मीडिया में फैल गई और जिन गुमशुदा महिलाओं को सालों से आत्महत्या या भागने का मामला माना जा रहा था, उनके परिवार वालों को आखिरकार पता चला कि उन्हें एक क्रूर हत्यारे ने मारा था। मोहन कुमार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक विस्तृत जांच शुरू की। ये केवल एक हत्या का मामला नहीं था।
ये सीरियल हत्या का मामला था जिसमें 20 से अधिक पीड़ित शामिल थे। पुलिस और अभियोजन पक्ष के सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। हर पीड़ित महिला के लिए अलग-अलग सबूत जुटाने थे, क्योंकि साइनाइड एक तेजी से काम करने वाला जहर है, इसलिए कई पुराने मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य कमजोर पड़ गए थे। अधिकांश सबूत परिस्थितिजन्य थे, जैसे गहते बरामद होना, फोन रिकॉर्ड और होटल के रजिस्टर। जांच दल ने 20 महिलाओं की पहचान की जिनकी हत्या मोहन ने की थी, और मोहन पर कुल 20 अलग-अलग हत्या के मामले दर्ज किए गए। अभियोजन पक्ष, जिसका नेतृत्व विशेष लोक अभियोजक चेनियप्पा गौड़ा ने किया, ने एक शक्तिशाली रणनीति अपनाई। चूंकि साइनाइड मोहन ने अधिकांश मामलों में एक ही तरीका अपनाया था, इसलिए उन्होंने इस पैटर्न को कोर्ट में साबित करने पर जोर दिया। प्रमुख साक्ष्य में गवाहों के बयान शामिल थे, उन परिवार वालों और दोस्तों के जो मोहन को आखिरी बार पीड़ितों के साथ देखा या उनसे बात की थे। इसके अलावा अलग अलग शहरों के होटलों और लॉज के रजिस्टर, मोहन के पास से बरामद सोने के गहने, पोटेशियम साइनाइड और चुराए गए मोबाइल फोन व सिम कार्ड को कोर्ट में पेश किया गया। साइनाइड मोहन के मामलों की सुनवाई मैंगलोर की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। मोहन, जिसने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की, उसे कोर्ट में क्रूर और जघन्य हत्यारे के रूप में पेश किया गया। चुनौती ये थी कि हर मामले में मृत्यु की सजा साबित हो सके। सबूतों और गवाहों की व्यापक श्रृंखला को देखते हुए कोर्ट ने एक के बाद एक मामलों में मोहन को दोषी ठहराया। 2010 से 2013 के बीच मोहन कुमार को कुल 16 मामलों में दोषी ठहराया गया, जिनमें से अधिकांश में उसे फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि कुछ मामलों में आजीवन कारावास की सजा दी गई। न्यायाधीशों ने अपने फैसलों में कहा कि मोहन का अपराध दुर्लभतम में दुर्लभ श्रेणी में आता है, क्योंकि उसने प्रेम, विश्वास और शादी के पवित्र रिश्ते का उपयोग 20 से अधिक युवा महिलाओं की नृशंस हत्या के लिए किया। मोहन ने अपने फैसलों के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय और फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने कई फैसलों को बरकरार रखा, हालांकि कुछ मामलों में फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। 2016 से 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी मोहन कुमार की अपील खारिज कर दी और कई आजीवन कारावास की सजाओं को बरकरार रखा। फिलहाल मोहन कुमार साइनाइड मोहन कर्नाटक की बेलगाम जेल में बंद है और अपनी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसकी फांसी की सजाओं को कानूनी प्रक्रिया के तहत आजीवन कारावास में बदल दिया गया है, लेकिन वो जेल में ही रहेगा। साइनाइड मोहन का मामला न केवल भारत के सबसे जघन्य सीरियल किलर की कहानी है, बल्कि ये उन सामाजिक दबावों और व्यक्तिगत असुरक्षाओं की भी कहानी है जिनका फायदा उठाकर एक क्रूर अपराधी ने इतनी बड़ी संख्या में मासूम जानें ली। ये कहानी हमें हमेशा अंधविश्वास और अजनबियों पर अत्यधिक विश्वास करने के खिलाफ एक भयानक चेतावनी